नमस्कार साथियों, मेरा नाम नितिन खन्ना है और मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले मैं अपना वीडियो स्टार्ट करूं, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। आप लोग मेरे वीडियोस को लाइक करते हैं, इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं और कई बार ऐसा होता है कि मैं हर कमेंट का जवाब नहीं दे पाता, लेकिन मेरी कोशिश ज़रूर रहती है कि मैं हर कमेंट का ज़रूर जवाब दूँ और आपके कमेंट से और लाइक से मेरे को बहुत मोटिवेशन मिलती है। यही आपका मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। आइए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब भी कोई क्रिमिनल केस होता है तो उसके अंदर जाहिर सी बात है एफआईआर भी रजिस्टर होती है। अब एफआईआर रजिस्टर होगी तो विटनेसेस के बयान भी लिए जाते हैं। विटनेसेस के बयान कौन लेता है? आईओ साहब। अब वो बयान जो होते हैं वो होते हैं 161 सीआरपीसी के अंदर। आइए आपको पहले दिखाता हूँ 161 सीआरपीसी है क्या। 161 एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस बाय पुलिस। बस बेसिकली ये कहता है एनी पुलिस ऑफिसर मेकिंग एन इन्वेस्टिगेशन or any police officer not below such rank as the state government may by general or special order prescribe in this behalf, acting on the requisition of such officer, may examine orally any person supposed to be acquainted with the facts and circumstances of the case। तो इसका मतलब उनको orally एग्जामिन करेगा, उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगा जो पुलिस वाला है। 3 देखेंगे आप, द पुलिस ऑफिसर में रिड्यूस इनटू राइटिंग एनी स्टेटमेंट मेड टू हिम in the course of examination under this section, and if he does so, he shall make a separate and true record of the statement of each such person whose statement he records। तो अलग अलग जिसके भी बयान होंगे उनकी स्टेटमेंट जो है खुद लिखेंगे आईओ साहब। दोस्तों, आपने देखा 161 सीआरपीसी क्या है, उसमें विटनेसेस के बयान रिकॉर्ड होते हैं। आईओ साहब जो है विटनेसेस के बयान रिकॉर्ड करते हैं। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा, सेक्शन 162 सीआरपीसी आपको मैं दिखाऊंगा। ये जो विटनेसेस का बयान है, जो भी स्टेटमेंट होती है आईओ साहब को दी जाती है, वो कभी साइन नहीं होती। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, आप वो उस सेक्शन को देखिए। 162 है स्टेटमेंट टू पुलिस नॉट टू बी साइन, यूज ऑफ स्टेटमेंट इन एविडेंस। बेसिकली ये कह रहा है जो स्टेटमेंट जो पुलिस को दी जाती है वो साइन नहीं होती। जो बयान रिकॉर्ड हुए होते हैं विटनेसेस के, वो चार्जशीट के साथ फाइल करते हैं कोर्ट के अंदर। अब वो चार्जशीट के साथ एक लिस्ट ऑफ विटनेसेस भी जो है वो फाइल होती है। उस लिस्ट ऑफ विटनेसेस के अंदर बताते हैं कि भाई ये प्रोसिक्यूशन के गवाह हैं सर। आप उस लिस्ट ऑफ विटनेस को कभी ध्यान से देखोगे तो उसके अंदर कंप्लेंट के दोस्त, रिश्तेदार आपको दिखेंगे कि भाई है इसके अंदर। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि इंसिडेंट का कोई विटनेस होता ही नहीं, तो लोग जो है यारी दोस्ती के अंदर बयान दे देते हैं कि चल कंप्लेंट को हम किसी तरह सपोर्ट कर देते हैं, लेकिन बाद में उनको गिल्ट फीलिंग होती है कि जो है हम किसी को बेकसूर को क्यों फंसाएं, तो वो अपने बयान कोर्ट में आके बदलने को करते हैं, जिसे कहते हैं होस्टाइल विटनेस। तो जब विटनेस होस्टाइल होता है और यानी कि 161 के बयान से अपने जो है डिफरेंट बयान देता है, जो कि उसको लगता है कि भाई हाँ ये सच्चाई है, जो कि 161 के स्टेटमेंट से उसकी डिफरेंट होती है। जो 161 में तो उसने सजा कराने वाली दी होती है, लेकिन अब जो कोर्ट के अंदर होस्टाइल होकर दे रहा होता है, तो सच बोल रहा होता है, उसमें अक्यूज जो है बरी हो सकता है। तो क्या जज साहब जब वो अपनी एविडेंस करा रहा होता है, जज साहब उसको धमका सकते हैं विटनेस को कि तू गलत बयान दे रहा है, तेरे को जेल भेज दूंगा, 340 के अंदर सजा कर दूंगा तेरे को। ये सारी बातें जज साहब कर सकते हैं कि नहीं? तो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है जिसमें लिखा है कि जज साहब को ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करेंगे तो फिर वो गलत होगा। आइए मैं आपको जजमेंट दिखाता हूँ। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जजमेंट है, रामचंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। इसकी साइटेशन है 1981 AIR 1036 SC। Role of a judge trying a criminal case explained, Evidence Act Section 165 read with Section 172(2) of CRPC, whether a judge in a criminal case may put any question to the witness, and if so, what are its limitations. Evidence Act Section 11 Scope of. In appeal by special leave, it was contended that conviction and sentence were vitiated as the principle of fair trial was abandoned by the sessions judge, who rebuked the witnesses and threatened them with prosecution for perjury and based his conviction on such extorted evidence, allowing the appeal the court held। बेसिकली इसमें कहा गया कि जो है सेशन जज साहब ने जो है विटनेसेस को धमकाया, रिब्यूक किया और जो है उस एक्सटॉर्टेड एविडेंस पे कन्विक्शन थी तो वो अपील अलाउ कर दी। In the instant case, the questions put by the learned session judge, particularly the threats held out to the witnesses that if they changed their statement, they would involve themselves in prosecution for perjury, were certainly intimidating, coming as they did from the presiding judge. In an effort to compel the witnesses to speak what he thought must be truth, the learned session
judge very wrongly firmly rebuked them and virtually threatened them with prosecution for perjury. He left his seat and entered the ring. The principle of fair trial was abandoned. कोर्ट ने कहा कि जब जज साहब को लगता है कि जो वो सोच रहे हैं वो सच है, वही वो बयान दे विटनेसेस, तो वो गलत है, उनको विटनेसेस को धमका के वो बयान नहीं दिलवा सकते. It is the duty of a judge to discover the truth, or for that purpose he may ask any question in any form at any time of any witness or the parties about any fact, relevant or irrelevant, but this he must do without duly trespassing upon the functions of the public prosecutor and the defense counsel, without appearing to frighten, coerce, confuse, intimidate or bully witness. He must take the prosecution and defense with him. तो बेसिकली कहा है कि जो जज साहब हैं जितने मर्जी क्वेश्चन पूछ सकते हैं विटनेसेस से, लेकिन जो है वो डरा धमका नहीं सकते. People accustomed to the procedure of the court are likely to be overawed or frightened or confused or distressed when under the ordeal of prolonged questioning from the presiding judge. Moreover, when the questioning takes on a sarcastic or ironic tone, as it is apt to do, or when it takes on a hostile note, as is sometimes most inevitable, the danger is not only that witnesses will be unable to present the evidence they may wish, but the parties may begin to think quite wrongly. It may be that the judge is not holding the scales of justice quite eventually. With such wide powers, the court must actively participate in the trial to elicit the truth and to protect the weak and the innocent. It must, of course, not assume the role of a prosecutor in putting questions. The functions of the counsels, particularly those of public prosecutors, are not to be usurped by the judge by descending into the arena, as it were. Any questions put by the judge must be so as not to frighten, coerce, confuse, or intimidate the witness. Questions put by learned session judge, particularly the threats held out to the witnesses that if they changed their statements they would involve themselves in prosecution for perjury, were certainly intimidating, coming as they did from the presiding judge. The learned session judge appeared to have become irate that the witnesses were not sticking to the statements made by them under section 161 and 164 and were probably giving false evidence before him. In an effort to compel them to speak what he thought must be truth, the learned session judge, very wrongly in our opinion, firmly rebuked them and virtually threatened them with prosecutions for perjury. He left his seat and entered the ring. We may say the principle of fair trial was abandoned. We find it impossible to justify the attitude adopted by the session judge, and we also find it impossible to accept any portion of the evidence of PW 8 and 9, the two alleged witnesses. तो देखिए आपने जजमेंट के हिसाब से जो जज साहब को सच लगता है कि ये सच्चाई है वही बयान दे विटनेस, ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं कर सकते जज साहब. जो बयान विटनेस देना चाहेगा वो वही बयान देगा, उसको धमका के बयान एक्सटॉर्ट नहीं कर सकते. तो यही थी आज की मेरी जजमेंट. अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट जरूर करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा.